नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। धर्मांतरण मामले की बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर काफी सख्त हैं। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर योगी सख्त हुए हैं। आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इनकी संपत्ति को भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी एटीएस इसकी जांच कर रही है। यूपी एटीएस ने ही इस पूरे मामले का खुलासा किया, आपने देखा, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आ रहे हैं। और अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनामिका, मुख्यमंत्री सख्त है, यानी कि बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। जिन जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, क्या क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, काफी बड़ा मामला है जिसमें खुलासा कल एटीएस ने किया, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया भी जा चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी इसके तार बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा था उसको लेकर कल बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और ये कहा है, निर्देश में कहा है कि ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, साथ इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जिस तरीके से फाइनेंशियली लोगों को प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको अलग अलग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने की बात सामने आई है, तो ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए और एटीएस इस पूरे मामले की तह तक जाए। यानी कि जिस तरीके से अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके तार और तलाशे जा रहे हैं कि आखिर इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि आईएसआई से भी इनके तार जुड़े हुए और इसमें भी और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल चलता रहे और मात्र 2 लोग ही इसमें शामिल हो। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर 2 लोगों को अरेस्ट जरूर कर लिया है, लेकिन अभी इसमें जांच और भी आगे बढ़ेगी और कई बड़े खुलासे भी होंगे। ठीक, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच कर सकती है केस की, क्योंकि धर्म परिवर्तन में फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है और विदेशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं तार। यूपी सरकार देगी गृह मंत्रालय को जानकारी। एनआईए से भी जांच हो सकती है, क्योंकि अपील की गई। और जैसे शंकर ने बताया भी था कि पूरी संभावना थी और ये हुआ भी काफी हद तक, क्योंकि आप देखिए कि एक व्यक्ति को आप 50,000 1 लाख रुपए दे रहे हैं। आपने 1,000 से ज्यादा लोगों का जो है धर्म परिवर्तन कराया। आप जहां जहां जाते हैं 5 से 6 गाड़ियों का काफिला होता है आपके साथ और काफी सारे लोग होते हैं आपकी आओ भगत में, क्या, और आप एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। आपके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये बहुत सारे सवाल हुए थे, जिसके बाद ये कहा गया कि ईडी इसकी जांच कर सकती है, क्योंकि फंडिंग भी हो रही है इस मामले में। बड़ी खबर ये। तो एक तरफ प्रदेश सरकार काफी सख्त है, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। दूसरी तरफ ईडी इस मामले की जांच कर सकती है, क्योंकि फंडिंग की बात हो रही है और फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जिक्र हो रहा है बार बार, आईएसआई से। देखिए, ये कहा जा रहा है कि आईएसआई से भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। शुरुआती जो बातें निकल कर आ रही हैं और जिस तरह से ये लोग रहते थे, इनके पास इतना पैसा आता कहां से था, ये भी सवाल है। देश में धर्म परिवर्तन का जो मसला जिस तरह से सामने आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस की अगर बात करें तो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी और जिस तरह से कई लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में इस मसले पर तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जाँच एजेंसी एनआईए को भी सौंपा जा सकता है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले पर खत जो है वो गृह मंत्रालय को लिखेगी और गृह मंत्रालय से बाकायदा ये अपील करेगी कि इस मामले पर जिस तरह से पाकिस्तान कनेक्शन, जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, लिहाजा इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपा जाए। और इस मामले में जिस तरह से एक फंडिंग का मसला सामने आया है, जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर यह मामला भी जानकारी आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान से फंडिंग कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, लिहाजा अब इस मामले पर आगे तफ्तीश का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी उसके भी सौंपा जा सकता है, क्योंकि ईडी इस केस को अगर टेक ओवर करती है तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को रजिस्टर करेगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये मसला काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मामले पर चाहे एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें, उन तमाम हर एंगल से बाकायदा तफ्तीश करेगी कि क्या वाकई में पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ता जा रहा है इस धर्म परिवर्तन का, क्या इस मामले में वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है।
निश्चित तौर पे यह मामला काफ़ी गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कई सारे पहलू हैं जिसकी जांच की जा रही है। धर्म परिवर्तन मामले की बात करते हैं। गिरफ्तार आरोपी उमर गौतम के घर न्यूज़ 18 पहुंचता है। फतेहपुर के ग्राम पंथुआ का रहने वाला है ये उमर गौतम। फतेहपुर के क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक है उमर गौतम का। उमर के पिता धनराज सिंह सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। 6 भाइयों में ये चौथे नंबर पे था, जिसका नाम इसने बदला। पहले इसका नाम श्याम प्रताप था। इंटरमीडिएट के बाद पंतनगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की उमर उर्फ श्याम प्रताप ने। धर्म परिवर्तन की वजह से उमर को पिता ने परिवार से बेदखल कर दिया था। ये बात अभी सामने आई है। तो उमर धर्म परिवर्तन में गिरफ्तार उमर गौतम कानून की पढ़ाई करने के लिए फतेहपुर के इस गांव से निकला था। उमर गौतम के पिता धनराज सिंह गौतम एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से थे और सरकारी अधिकारी भी थे। धनराज के 6 बेटों में चौथे नंबर पर था श्याम प्रताप, जो बाद में इस्लाम कबूल कर उमर गौतम बन गया। यहाँ के परिजन बताते हैं उनके कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने के बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के लिए श्याम प्रताप गया था। बताया जा रहा है वहीं पर उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। यहीं पास के गांव में एक क्षत्रिय परिवार की लड़की राजेश्वरी से उसकी शादी भी हुई थी, जिसको भी उसने इस्लाम कबूल करवा के रजिया बनवा दिया। यहाँ लोग बताते हैं जब इस्लाम कबूल कर लिया था उमर गौतम ने, तो परिवार से बेदखल भी कर दिया गया और उसके ससुराली जलों ने भी उसको अपने तमाम रिश्तों से महरूम कर दिया। उसके ससुर ने तमाम कोशिश की, उसको तमाम लालच भी दिए कि तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब लोग बताते हैं कि कभी कभी यहाँ पर आता है उमर गौतम। अपने पिता और माता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अभी भी पास के इलाकों में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, प्रतिष्ठित पैसे वाले मुस्लिम परिवार हैं जो उमर गौतम से जुड़े हुए हैं। और जब उमर गौतम यहाँ आता है तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसे रिसीव करने जाते हैं अपने गांव में। एटीएस ने 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन विपक्षी दल अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ये कर रही है और आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह ने यह कह दिया कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। अमानतुल्लाह ने जो बयान दिया कि बीजेपी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, आर्टिकल 25 और 21 के तहत हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। देखिए, यही सारी प्रवृत्ति इन लोगों की, जो कहना चाहिए इनको महिमा मंडित किया गया था सपा कांग्रेस के ज़माने में, इन लोगों को या आम आदमी पार्टी कर रही है। इस बात को लेकर एजेंसियां बहुत ही गंभीरता से इन बातों को बाकायदा राजनीतिक दलों की सरकारों को बता रही थी कि ये गंभीर विषय है, देश में बहुत माहौल ख़राब हो सकता है इससे, तमाम आतंकवादी भी इसकी आड़ में यहाँ आ सकते हैं। देश के अंदर सुरक्षा का भी मुद्दा था, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर आपने देखा होगा जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो हमने एजेंसियों की उन रिपोर्ट्स को निकालकर उस पर काम करना शुरू किया। आप लोगों के सामने भी कई बार ये बातें रखी गई और उसके बाद सदन में इस पर चर्चा हुई, जघन्य चर्चा, कई दिनों तक चर्चा चली और विपक्ष में सपा कांग्रेस यही सब लोग विरोध कर रहे थे कि साहब ये आप लोग जो ला रहे हैं बिल ये ठीक नहीं है और ये कानून धर्मांतरण के खिलाफ अच्छा नहीं है। तो ये आज उनको जवाब मिला है कि जो एटीएस ने इन 2 लोगों को पकड़ा है, जहांगीर को और जिसको 2 लोगों को अरेस्ट किया है, ये साफ दर्शाता है कि 1000 लोग को ये धर्मांतरण करा चुके हैं, बहला फुसलाकर, जबरन या ब्रेन वॉश करके। इनको फंडिंग कहां से हो रही है, ये सारा एक बहुत गंभीर विषय था और इसके लिए हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, किसी को छूट नहीं देगी। और इसीलिए फिर भी अमानतुल्लाह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इनको रिहाई तक की मांग कर दी उन्होंने, जहांगीर और उमर की। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने वाले लोग हैं। ये जहांगीर और उमर की मांग कर रहे हैं रिहाई की, ये तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो आतंकवादियों के लिए कहा था कि इनको रिहा कर दिया जाए। यही समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि ये गलत है, इनको निर्दोष फंसा दिया गया है, इनको रिहा कर देना चाहिए। तो ये सारे लोग वही हैं जैसे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रोई थी, जब किसी आतंकवादी को सजा सुनाई गई न्यायालय के द्वारा तो वो आंसू बहा रही थी। तो ये वही लोग हैं, ये सारे के सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम देश की सुरक्षा से किसी को खेलवाड़ नहीं करने देंगे। धर्मांतरण का कानून इसीलिए आदरणीय योगी जी सदन में लेकर आए, चर्चा कराई
और हमने पास किया इस कानून को, उसी कानून के तहत ही हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे। अगर हम कानून न लाते तो कार्रवाई कैसे होती? वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ को 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, बीजेपी जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट कर रही, फंसा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह का एक महिमा मंडित करने वाला, खजूर खाने वाला, मुसलमान बन के उनके यहाँ खजूर खाने चले जाते थे, रोजा अफ्तार पार्टियों में चले जाते थे, तो उन्होंने उनको कुछ दिया नहीं था, दोहन तो उन्होंने भी किया था, लेकिन उसकी आड़ में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ जो हो रहा था, ये भी नहीं देख रहे थे कि देश हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। हम देश हित में ये सब कानून लाते हैं कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, लेकिन ये तो बंटवारे वाले लोग थे, इन्होंने तो बांटने की राजनीति पूरे देश में करी है और आज भी वही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी अभी थोड़ी देर पहले आदेश कर दिया कि इनके खिलाफ गैंगस्टर लगेगा, इनके खिलाफ एनएस से रासुका लगाई जाएगी, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी जब्त किया जाएगा। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल चिन्हित कर करके बिहाइंड द बार करेंगे और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे लोग जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे धर्मांतरण को लेकर, और जिसको सपा और कांग्रेस सदन में विरोध कर रहा था कि यह कानून न लाया जाए, तो आज साबित हो गया कि इसलिए ये चाहते थे कि यह कानून न लाया जाए क्योंकि ये एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पूरे देश को और प्रदेश को आतंकवाद की आग में या किसी एक साजिश के तहत आग में झोंकने का काम करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। ये इसका सबूत है और एटीएस को हम बधाई देंगे कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर काम कर रही हैं और उसका परिणाम भी दे रही हैं। ये जो परिणाम है, इसमें विदेशी फंडिंग की बात भी आई, आईएसआई की भी बात आई। एक जो गुड़गांव का परिवार वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें छोटे छोटे बच्चे गन मशीन चला रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आईएसआईएस हो या तालिबानी सोच हो या इसके पीछे आतंकी संगठन हो या पीएफआई है हमारे देश में जिसको उत्तर प्रदेश में बेनकाब किया हम लोगों ने, तो ये तो योगी सरकार है ना, यहाँ इस तरह की चीजें नहीं चल पाएंगी। और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तो अब ऐसे लोग जो हैं उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाएगा। बाकी 130 करोड़ लोगों के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश आगे बढ़ेगा, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सब सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि सबों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जिनको महिमा मंडित किया था, जो इनके लिए वोट का काम करते थे, जो इनके लिए ठेकेदारियां करते थे, उनके सारे वजीफे बंद कर दिए गए हैं। उनको जो बाकायदा फंडिंग करते थे ये लोग, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ना आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और ना देश में आदरणीय मोदी जी के, क्योंकि हमारे लिए देश और देश के लोगों की सुरक्षा ये प्राथमिकता है। इसके कोई भी खिलवाड़ करेगा, कोई भी समझौता करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसीलिए ये धर्मांतरण कानून हम लेकर आए। तो आप सुन रहे थे मोहसिन रजा साहब को, और साफ तौर पर सरकार ने, आपने देखा कि जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा है, सख्त कानून भी लेकर आई, और अब इस मामले के बाद अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्टेटमेंट से रही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मजा आएगा। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। सोमवार को पिछले 91 दिनों में सबसे कम मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 42,640 नए मामले सामने आए हैं। 81,839 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान 1,167 मरीजों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 86,16,373 लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई है। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 28,87,66,201 पर पहुंच गया है। भारत में कोरोना के 42,640 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,99,77,861 हो गई है, जबकि अब तक कुल मौतों की संख्या 3,89,302 हो चुकी है। खबर कानपुर से आ रही है। 1800 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। शादी अनुदान में गड़बड़ी करने का आरोप है। 5 करोड़ 80 लाख के घोटाले का आरोप है। गड़बड़ी सामने आने पर जीएम ने कार्रवाई की है। 1800 लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा। बड़ी खबर और अपनी तरह का एक नया ही मामला है। एक बारी में 1800 लोगों पर मुकदमा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। भी मिले आपको